मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं अंकित सर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपका टेक्नीशियन का सेट नंबर 6 में पूछे गए रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और जब आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें ध्यान कुछ बातों को रखा कीजिए कि जो टाइप या जो चैप्टर आपको अगर परेशानी हो रही है तो तुरंत उसको फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ज़्यादा दिक्कत हो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए एक एक करके हम लोग चलेंगे। अभी ऑनलाइन जितने भी मेरे प्यारे दोस्त जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार इस वीडियो को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार शेयर कर दें और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका लाभ पहुंच सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में जो क्वेश्चन बाबू पूछा गया वो आपका डाइस का क्वेश्चन है। तो डाइस में हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब एक डाइस का 2 से ज्यादा व्यू दिया गया हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी ऐसे 2 व्यू को हम चुने जिसमें एक सतह आपका क्या हो, समान हो। तो ऐसे में क्या होगा, तीनों विपरीत जोड़ा आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कि किसके अपोजिट पूछा गया। यदि आप यहां सवाल में ध्यान से दीजिए देखिए तो पूछा गया कि 5 के अपोजिट में क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्यूब 2 में आपका यहां 5 दिया हुआ है। अगर 1 और 2 को हम देखें तो यहां पे आपका 4 है, यहां भी आपके 4 हैं, यहाँ पे आपका 1 और यहाँ पर भी 1 है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब 2 सतह आपके समान हो जाते हैं तो जो सतह आपका समान नहीं होता है वही दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। अर्थात यहाँ पे हम कहेंगे कि 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके आधार पे आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 में देखेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते रहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में बाबू ब्लड रिलेशन के सवाल आए हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए, यानी कि हर एक सिंबल का अपना एक अर्थ है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि यदि x @y, तो @ का मतलब क्या है, बोला गया a b की पुत्री है, यानी पहला व्यक्ति जो है दूसरे का पुत्री है, a b का पुत्री है। तो यहाँ x जो है वो y का पुत्री हो जाएगा। x किसकी पुत्री होगी बाबू, तो ये x जो है y की पुत्री होगी। आगे बोल रहा है $y। अब डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर कहता है a b का पति है, यानी यहां Y जो है वह J का पति होगा। अगर बाबू Y J का पति होगा तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते को प्लस के सिंबल से दर्शाएंगे। और अगर ये पति है मतलब ये पुरुष है और ये पत्नी हो जाएगी तो ये महिला हो गई। अगले लाइन में कहता है कि J*M, स्टार का मतलब है A B की माँ है, यानी J जो है वह M की माँ है। अगर ये J M की माँ है तो J जो है वह X का या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। अब सवाल में पूछ रहा है तो x m से किस प्रकार संबंधित है, यानी x का m से रिश्ता बतलाना है। तो x यहाँ पे महिला है और x जो है m की बहन हो जाएगी। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको आप डायरेक्ट यहां भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है ये आपको डायग्राम बनाना पड़े। आप अगर यहाँ डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जो सिंबल का मतलब है बस उतना काम आप कर दीजिए। बोला गया एक्स वाई की पुत्री है तो यहां सीधा सा आपको लिखना है एक्स जो है वो वाई की पुत्री है, महिला है। फिर बोला गया वाई जे का पति है, वाई जो है वह जे का पति है तो यहां हो गया पति। और फिर बोला गया जे जो है वह एम की मां है, जे जो है वह एम की मां है। अब यहां देखिए अगर x का m से रिश्ता बताना हो तो m की मां, मां का पति, पिता, पिता की जो पुत्री होती है वो रिश्ते में बहन होती है। तो आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहन। क्लियर।
इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 में आपसे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे गए। तो यहां पर बाबू बोला गया कि यदि किसी भाषा में घोस्ट को GHOST, घोस्ट का कोड जो है वो क्या लिखा गया, तो VVSMM के रूप में लिखा गया। तो इसका सबसे पहले पोजीशन नंबर डालिए। तो G का पोजीशन 7 होगा, H का 8, O का 15, S का 19 और T का हो जाएगा 20। उसी प्रकार V के पोजीशन आपके 22 होंगे, फिर V का 22 हो जाएगा, S का 19, M का 19 और फिर M का 19। यहां देखिए कोडिंग का जो नियम है वो लास्ट लेटर से कोडिंग किए गए, यानी 20 और 2 आपके हो जाते हैं 22, उसके बाद 19 और 3 आपके हो जाएंगे 22, फिर 3 जोड़ा गया, 15 और 4 आपके होंगे 19, फिर 4 जोड़े गए, 8 और 5 आपके हो जाएंगे 13, फिर 5 जोड़ा गया। अब फिर यहाँ देखिए 7 और 6 आपका हो जाएगा 13, यानी कि फिर 6 जोड़ेंगे, यानी कि लास्ट लेटर से पहले 2 जोड़ा जाता है, फिर 3 जोड़े जाते हैं, फिर 4 जोड़े जाते हैं, फिर 5, फिर 6, यानी 2 से शुरुआत होती है। तो जब आपसे पूछा गया हैंड्स का कोड क्या होगा, तो यहां देखिए H का पोजीशन नंबर 8, A का 1, N का 14, D का 4, S का 19। अब यहां लास्ट लेटर से 2 जोड़ेंगे, तो 19 2 21 आपका लेटर हो जाएगा, लास्ट से करना है, 19 2 21 लेटर U होगा, 4 3 7 लेटर G हो जाएगा, 14 4 18 लेटर R हो जाएगा, 1 और 5 6 लेटर F हो जाएगा, 8 और 6 14 लेटर N हो जाएगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह आपका UGRFN के रूप में होगा। तो राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर C, UGRFN। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आप लोग नजर डालेंगे। तो 38 में यहाँ बाबू लेटर सीरीज है। लेटर सीरीज में ध्यान दीजिए क्या क्या है। तो यहां दिया गया बाबू N, उसके बाद है TS, NTS, फिर है आपका JZF, उसके बाद है डबल एफ एस, फिर है आपका BLF, फिर दिया गया है BLF। आगे आपको बतलाना है कौन कौन से लेटर होंगे। तो कोई भी लेटर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम करिए कि लेटर का पोजीशन नंबर डालेंगे तो नियम अपने आप समझ में आ जाएगा। और ये पोजीशन नंबर याद कर लेने से 4-5 चैप्टर में आपको फायदा होगा, जैसे लेटर सीरीज, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, इन सारे चैप्टर में पोजीशन याद करने के कारण आपके क्वेश्चन बनाने के समय में बहुत ज्यादा बचत होगी। और यदि पोजीशन याद नहीं रहेगा तो वही समय आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगर पोजीशन डालेंगे बाबू तो N का 14, T का 20, S का 19, J का 10, Z का हो जाएगा 26, F का हो गया 6, फिर F का 6, F का 6, S का 19, B का 2, L का 12, F का 6। ये सारे लेटर का अल्फाबेटिकल पोजीशन नंबर है। अब देखिए यहां क्या आपके हो रहे हैं। तो सीधा सा 14 में से अगर आप -4 करेंगे तो आपका होगा 10, फिर 10 में से यदि आप -4 करते हैं तो हो जाएगा 6। अब 6 में से -4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 2, और 2 में से -4 होगा नहीं, तो इसमें 26 लेटर जोड़ेंगे, 26 2 हो जाएगा 28, और 28 में से 4 जाएगा होगा 24, और अल्फाबेट में 24वां लेटर हो जाता X, तो यहां लेटर होगा X। अब उसके बाद देखिएगा सेकेंड लेटर से, तो यहां पर लेटर T है यानी 20, तो 20 और 6 आपका हो गया 26, यहां पर 6 आपके जोड़े गए, 26 और 6 आपका हो जाता है 32, 26 और 6 हो गया 32, तो 32 में से 26 हटाएंगे तो 6 हो गया, यानी लेटर F हो गया। फिर देखिए 6 में से फिर 6 अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 6 आपका हो गया 12, तो 12 और 6 आपका हो जाएगा 18, 12 और 6 हो गया 18, और अल्फाबेट में 18वां लेटर आपका हो जाता है R। अब उसके बाद तीसरे नंबर लेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां देखिए 19 है, यानी कि 19 में से जब आप -13 करेंगे तो आपका होगा कितना बाबू 6, यहाँ पे -13 किया गया। फिर देखिए यहाँ 6 है, 6 में से तो -13 होगा नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे 26 लेटर जोड़ेंगे, 26 6 हो गया 32, अब 32 में से 13 गया तो यहाँ पर कितने हो गए 19। क्लियर। अब देखिए 19 में से फिर 13 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, फिर कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ
13 होगा, सॉरी 1 मिनट बताइए, यहाँ पर हो जाएगा -13, फिर हो गया आपका -13, तो ये हो गया आपका 19, -13 हो गया 6। अब देखिए 6 में से फिर -13 करना है, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो है 6 में से 13 जाएगा नहीं, 26 लेटर जोड़ेंगे तो 26 6 32, 32 में से 13 जाएगा, हो जाएगा 19। और अल्फाबेट में जो 19वां लेटर होता है वो होता है आपका एस, तो आपका आंसर हो जाएगा XRS। राइट आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। तो 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आप लोग नजर डालेंगे और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कौन से टाइप, तो ये आपका बाबू नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। और नंबर एनालॉजी में सीधा नियम ये लगाना है कि यहां दिए गए नंबर का आपस में जो रिलेशन होगा या इसमें दिए गए नंबर का आपस में जो रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन बाकी आपको ढूंढना है। तो यहां देखिए 13 और 39 में 13, 39 और 6 का आपस में क्या रिलेशन है। तो यहां देखो बाबू, अगर हम 13 गुने 6 कर देते हैं, 13 गुने 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 78, और 78 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो आपका हो जाता है 39। उसी प्रकार अगर यहां पर देखें तो 9 गुने 4 अगर हम करेंगे तो होगा आपका 36, और इसको 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18। कितने हो गए बाबू 18। तो ऐसे ही आपको ढूंढना, यानी यहाँ पे संबंध ये है कि पहले लेटर और आखिरी लेटर दोनों को आपस में गुना किया गया, जो नंबर मिलता है उसको फिर 2 से भाग देकर ये बीच वाले नंबर को लिखा गया। तो जब यहाँ आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ देखिए कैसे होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए 12, 48, 8, अगर हम बाबू 12 गुने 8 करेंगे तो 12 गुने 8 आपका हो जाता है 96, और 96 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 48। यानी पहले और दूसरे तीसरे नंबर को गुना करके जो नंबर आया उसको 2 से भाग देकर ये तीसरा नंबर आपका प्राप्त हुआ, और इस आधार पे आपका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आइए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पे आपको साइलोगिज्म चैप्टर से क्वेश्चन दिए गए। बोल रहा है कि कुछ मेज कुर्सी हैं। स्टेटमेंट बाबू आपका कहता है कि कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ मेज कुर्सी हैं। और फिर अगला स्टेटमेंट दिया गया कोई कुर्सी स्टूल नहीं है, यानी कुर्सी का कोई भी भाग आपका क्या नहीं है बाबू, तो स्टूल नहीं है। अब यहां देखिए जब कोई कुर्सी स्टूल नहीं होगा तो कोई स्टूल भी आपका कुर्सी नहीं होगा। अब पहला कंक्लूजन कहता है सभी कुर्सी मेज है। कुर्सी और मेज में हमेशा बाबू एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब 2 सर्कल एक दूसरे को यहां हाफ हाफ काटती हो तो इन दोनों के बीच जब भी कंक्लूजन होता है वो केवल और केवल सम में निकाले जाते हैं। अगर इस जगह पे आप कंक्लूजन ऑल में बोलेंगे तो इस ऑल का बोलना आपका गलत हो जाएगा। तो इस आधार पे पहला कंक्लूजन में यहां सभी है, यानी पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया गलत। दूसरा कहता है कि कुछ कुर्सी स्टूल है। अब यहां देखिए कुर्सी और स्टूल के बीच में निगेटिव रिलेशन है, यानी इन दोनों के बीच जो भी कंक्लूजन होगा वो केवल और केवल आपका निगेटिव में होगा। इस जगह में कंक्लूजन को पॉजिटिव में बोलना आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और इस आधार पे आपका जो कंक्लूजन नंबर 2 है ये आपका बिल्कुल क्या होगा गलत हो जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है। विक्की चंद्रवंशी, ये पीडीएफ बाबू आपको प्लेटफॉर्म टेस्ट एप्लीकेशन है उस पे जाकर परचेज करना होंगे, वहीं पे आपको ये टेस्ट उपलब्ध होगा। और यदि आप पटना में रहते हैं तो यहाँ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के सारे सेंटर पे ये टेस्ट मंडे टू फ्राइडे आपके चलाए जाते हैं। तो वहां पर आप लोग ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावे यदि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है, उस पे कॉल करके विशेष जानकारी आप लोग वहां से ले सकते हैं। चलिए आइए अगले सवाल की ओर। तो अगला निष्कर्ष कहता है बाबू सभी मेज स्टूल है। अब देखिए स्टूल का यहाँ जिधर भी जो भी रिलेशन है वो केवल निगेटिव है,
तो स्टूल का कुर्सी या मेज के साथ पॉजिटिव कंक्लूजन आपका क्या हो गया, गलत। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं है। आंसर दीजिएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 में देखेंगे तो यहाँ पे बाबू आपका नंबर दिया गया 480 240, यानी 480 को यदि हम जब 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देंगे तो आपका होगा 240, फिर 240 को हम 2 से भाग देंगे तो आपका होगा 120, 120 को फिर हम 2 से भाग देते हैं तो आपका होगा 60, 60 को 2 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 30, तो 30 को फिर 2 से भाग दीजिए तो आपका नंबर यहाँ पर हो जाएगा 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15, यानी 2 से इसको भाग देकर इस सीरीज को आगे बढ़ाया गया। अब आइए अगले सवाल की ओर। 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 में देखिएगा। 42 में बोल रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द है जो तीसरे स्थान पर आएगा। यानी अंग्रेजी शब्दकोश, अंग्रेजी डिक्शनरी में जो बाबू ये वर्ड को सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है, वो अल्फाबेटिकल पोजीशन के आधार पे किया जाता है। यानी अल्फाबेट में जो लेटर पहले आता है उस लेटर से स्टार्टिंग वर्ड आपके पहले रहेंगे, जो लेटर बाद में आता है उससे स्टार्टिंग वर्ड आपके बाद में रहेंगे। यहाँ 5 वर्ड आपको दिया गया, बोला गया इनमें से कौन है जो तीसरे नंबर पर आएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो NATI, 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 यहां तक सारे लेटर NATI, NATI, यहां तक सारे लेटर आपके क्या हैं, एक समान। अब इसके बाद आपको चेक करना है तो देखिए बाकी सारे में आई के बाद ओ है, जबकि यहां पर लेटर आपका भी है। अल्फाबेट में ओ से बाद भी आता है, यानी सबसे आखिरी यानी 5वें नंबर पर जो वर्ड आएगा वो आपका नेटिव आएगा। क्लियर, 5वें नंबर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद अगर हम चेक करें तो इन सभी में देखिए NATION, ON, यहां भी देखिए ON, यहां भी ON, ON के बाद बाकी सभी में लेटर है, जबकि नेशन में लेटर नहीं है। तो लेटर नहीं है तो सबसे पहला स्थान बनेगा नेशन का। अब N के बाद अगर चेक करें तो यहां देखिए N के बाद यहां AL, यहां भी आपका AL और यहां भी आपका AL है। तो AL के बाद इसमें लेटर नहीं है, लेकिन यहाँ AL के बाद और यहाँ AL के बाद लेटर है, यानी ये जो वर्ड नेशनल है ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा। L के बाद चेक करेंगे बाबू तो यहाँ देखिए I, यहाँ भी आपका I के बाद यहाँ T है, जबकि यहाँ पे आपका S है। तो अल्फाबेट में T से पहले S आता है, यानी तीसरे नंबर पर आपका नेशनलिज्म आ जाएगा। तीसरा ये हो जाएगा तो इसका हो जाएगा चौथा। आपसे तीसरे नंबर का पूछा गया तो तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा नेशनलिज्म। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, तो आप लोग भी अपना आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग भी इसे आराम से प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप लोग टेस्ट परचेज करके ये टेस्ट आप लोग मार सकते हैं। और उसके बाद यहाँ लाइव डिस्कशन आपका यूट्यूब पे किया जाता है प्रतिदिन। चलिए अगले सवाल की ओर। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आप लोग नजर डालेंगे तो 43 में बाबू क्या बोल रहा है। 43 में बोल रहा है कि 7 छात्र ए से लेकर जी तक एक टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं, किन्हीं भी 2 छात्रों को बराबर अंक नहीं मिलते हैं। अब बोल रहा है कि ए जो है वह हमेशा बी से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी ए नाम का व्यक्ति जब भी अंक प्राप्त करता है बी से हमेशा ज्यादा। आगे बोल रहा है कि जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, जी हमेशा ए से अधिक अंक प्राप्त करेगा। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक बार या तो सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या न्यूनतम, या तथा ई जो है न्यूनतम अंक प्राप्त करता है। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर सभी स्टूडेंट का हम रैंक देंगे तो किस आधार पर देंगे, यहां पे समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया 7वां रैंक। पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया 7वां। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि सी सबसे अधिक, अगर सी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा यानी उसका रैंक पहला हो जाएगा। फिर बोल रहा तथा ई जो है न्यूनतम अंक प्राप्त करता है,
अगर ई न्यूनतम अंक प्राप्त करेगा तो उसका रैंक आपका 7वां हो जाएगा। आगे बोल रहा है या डी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है तथा एफ या बी न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये दोनों स्थिति हो सकता है, लेकिन आगे सवाल में बोला गया कि यदि उनके अंकों के अनुसार डी को छठी तथा बी को 5वीं रैंक दी गई, अगर डी को छठा रैंक दिया जाता है और बी को 5वां दिया जाता है, तब पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो सकता है। अब यहां पर बाबू ध्यान दीजिए, बी से हमेशा ज्यादा ए प्राप्त करता है और ए से हमेशा ज्यादा जी प्राप्त करता है। अब यहां पर 3 है, 3 में बी तो आ गया, ए और जी है, एक व्यक्ति और बच रहा और वह व्यक्ति है एफ। अब ये एफ जो है ए से ज्यादा है कि कम है, इस बारे में जानकारी नहीं है, तो एफ का स्थान यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता, लेकिन एफ जो है वह हमेशा ए से ज्यादा करता है। अगर ए यहां पर होगा तब यहां पे एफ हो जाएगा, और अगर ए का स्थान ये होगा तब एफ का स्थान आपका ये हो जाएगा, और जी जो है तब आपका यहां हो गया। अब देखिए कौन सा आपका सही हो सकता, तो यहां बोल रहा है कि एफ को तीसरा या चौथा रैंक दिया गया। अब बोलिए एफ को तीसरा या चौथा, यही तो ऑप्शन आपका सही है, एफ को या तो तीसरा रैंक मिलेगा या फिर एफ को चौथा रैंक मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ए जो है आपका यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे ध्यान दीजिएगा। 70 में बोल रहा कि स्टेटमेंट कहता है बाबू कि सोचा था कि हमारी माँ हमारे भोजन के बारे में बहुत सख्त है और हमारे लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती है, लेकिन वह हमें कभी कभी डोनट्स खाने देते हैं, कभी कभी डोनट्स खाने देते हैं। अब देखिए एक चीज, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि उसकी जो माँ है उसके लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती है और वह जो है कभी कभी उसको डोनट्स खाने देते हैं। अब डोनट्स जो है वह स्वस्थ के लिए फायदेमंद होगा ये आपका जरूरी नहीं है। उसकी माँ खाना जो है उसके लिए बनाती है, खाने के बारे में बहुत सख्त है और स्वस्थ पर भोजन तैयार करती है। अब डोनट्स यहाँ पर स्वस्थ के लिए है या नहीं है इस बारे में जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया, तो पहला नंबर कंक्लूजन यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है धारणा कि हमारी माँ द्वारा बनाया गया भोजन स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, उसकी माँ जो है स्वस्थ के लिए बहुत ही सख्त है और वो भोजन तैयार करती है उसके लिए, तो दूसरा नंबर धारणा आपका सही होगा, पहला गलत, और इसके आधार पे आप आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी केवल धारणा 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 में ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। अगर मानो बाबू की कमल इस पॉइंट पे है तो यहां से ये उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ये हो गया उत्तर पश्चिम। फिर बोला गया दक्षिण पूरब में, उसके बाद दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर का गाड़ी चलाता। अब यहां से ये दक्षिण पश्चिम दिशा आपका ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर बोला गया उसके बाद वह दक्षिण पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलाता, यहां से दक्षिण पूरब दिशा आपका ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता और आगे चलता। अब यहां से घर की ओर मुड़ेगा तो उसका घर इस पॉइंट पर है, यानी इसके चेहरे का डायरेक्शन इस ओर हो जाएगा। तब पूछा गया कि निम्न में से उसके दिशा किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है, तो यहां से आप दिशा निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी सेंटर पॉइंट से ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, राइट में आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट में आपका वेस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो ये डायरेक्शन है ये आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, यानी उत्तर पूर्व। अब यहां से अगर हम डायरेक्शन निकालें तो देखिए इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है और ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में आपका होता है वेस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे आप लोग नजर डालेंगे। 72 में क्या बोला जा रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखो बाबू, बोल रहा है यदि 22 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 23 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन। अगर मानकर चलिए कि 22 जनवरी
2011 का जो दिन है वह आपका शनिवार है। तो जब एक वर्ष से आप दूसरे वर्ष जनरल ईयर से जब आप जनरल ईयर में जाते हैं तो अगले वर्ष किसी भी निश्चित तिथि का दिन एक दिन आगे बढ़ता है। जबकि हमेशा ये ध्यान रखना है, जनरल से आगे जब लीप ईयर आता है तो मार्च से दिसंबर तक 2 दिन बढ़ते हैं और जनवरी फरवरी में 1 दिन बढ़ता है। और अब यहां पर देखिए 22/1/2011 शनिवार, तो 22/1/2012 का जो दिन होगा वह आपका हो जाएगा बाबू रविवार। अब 22/1/2013 का जो दिन होगा वह आपका हो जाएगा बाबू 12 से 13। अब देखो यहाँ लीप ईयर है, लीप ईयर के बाद यहाँ 2 दिन आपके बढ़ेंगे, चूंकि फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो रविवार सोमवार नहीं होकर ये दिन आपका हो जाएगा मंगलवार। अब 13 के बाद 2014 में जब आप जाएंगे तब आपका दिन हो जाएगा बाबू बुधवार। 14 के बाद 15 में अगर हम जाएंगे, यानी कि 15 में पूछ रहा है कब, 23 जनवरी। 23 जनवरी का दिन पूछा गया, 23 जनवरी 2015। अगर 22 जनवरी होता तब तो दिन आपका होता गुरुवार, और एक दिन यहाँ 23 है, 22 से एक दिन आपका क्या है ज्यादा, तो यहाँ पर एक दिन ज्यादा हो जाएगा। तो बुधवार के बाद आपका 2 दिन जोड़ेंगे तो आपका दिन जो होगा वह हो जाएगा शुक्रवार। तो राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तो 13 में यहाँ पूछ रहा है सेफ वैक्सीन का कोड क्या होगा। तो सेफ वैक्सीन का कोड कैसे निकालें। सबसे पहले सेफ का अगर हम कोड निकालना चाहें या वैक्सीन का निकालें तो यहाँ देखिए इन दोनों में वैक्सीन और यहाँ भी आपका वैक्सीन है। इन दोनों में नंबर अगर आप देखें तो 2 और 2 आपके क्या है कॉमन है, यानी वैक्सीन का जो कोड है वह आपका हो गया 2। अब उसके बाद सेफ का कोड अगर हम निकालें तो यहाँ देखिए सेफ आपका यहाँ, लेकिन सेफ का कोड निकालने के लिए टेक और अस का कोड आपको निकालना होगा। तो यहाँ इन दोनों में टेक आपका कॉमन है, अगर इन दोनों में नंबर देखिए तो 9 आपका कॉमन है, यानी टेक का कोड जो है वह आपका 9 हो जाएगा। अब अस का कोड निकालेंगे तो अस देखिए यहाँ पर भी आपका अस है और यहाँ भी अस है, और इन दोनों में कॉमन नंबर आपका 3 है, यानी अस का कोड आपका 3 हो जाएगा। तो जो शेष ये 5 बचा वो आपका सेफ का कोड हो जाएगा, यानी वैक्सीन का 2 सेफ का 5। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये 2 जो है ऑप्शन नंबर सी, ये 2 आपका वैक्सीन का कोड, जबकि 5 जो है ये आपका सेफ का कोड होगा, और इसके आधार पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। बोला कि जी से लेकर एल तक नामक 6 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के परितः बैठकर पिकनिक के स्थान के बारे में चर्चा करें। अब 6 लड़कियां हैं जो एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठती है, वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठकर बातचीत कर रही है। अब बोल रहा उन सभी के मुख केंद्र की ओर थे, एल जी या एच के निकट में नहीं बैठी है, यानी एल जो है यह ना तो जी इसके लेफ्ट में होगा और ना ही एच इसके राइट में, ना ही एच इसके लेफ्ट में हो सकता, ना ही जी इसके राइट में हो सकता, यानी एल जो है जी और एच का पड़ोसी किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आगे बोल रहा है कि आई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, आई नाम का व्यक्ति जो है वह के बाईं ओर, अब देखिए के का चेहरा अंदर है तो इधर लेफ्ट इधर राइट हो गया, इसके बाईं ओर दूसरा पहला दूसरा आई का स्थान यहां हो जाएगा। आगे सवाल में बोला गया कि जे और जी के बीच केवल 2 लड़कियां हैं। अब जे और जी के बीच में 2 लड़कियां होगा तो जे और जी को हम कहां बैठा सकते हैं, तो जे और जी के लिए एकमात्र यही स्थान बचेगा जिसके बीच में 2 लड़कियां इधर से भी और इधर से भी। अगर मानो कि बाबू हम जे को यहां रखते हैं तब जी को यहां रखना पड़ेगा, और अगर जी को यहां बैठाएंगे तब यहां जे को रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आई जी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी आई है जी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तब निश्चित हो गया कि जी का जो स्थान होगा, जी का जो स्थान होगा वो निश्चित रूप से ये होगा, तब ये वाले स्थान आपका जे का हो जाएगा। अब देखिए सवाल में एक और लाइन है, आगे बोल रहा है कि के एच के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि एच का स्थान ये हो जाएगा, तब एल का स्थान आपका ये हो गया। अब सवाल में ये पूछ रहा है एल के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है,
तो एल के दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे आई बैठी है, आपका आंसर हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर डी। तो सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा स्टेटमेंट को पढ़ते रहिए और फिगर को बनाते रहिए। क्वेश्चन को कभी भी दोबारा पढ़ने की आदत नहीं लगाना, क्योंकि समय आपका वहीं पे बर्बाद हो जाता है। अब आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। तो 89 में बोल रहा है कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। तो ऐसे सवाल जब घूमने वाला हो 45 डिग्री 90 डिग्री, हमेशा ध्यान रखिए कि 8 डायरेक्शन सबसे पहले आपको बनाना है। और हमेशा ध्यान रखिए किसी भी सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होगा, राइट में आपका ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट में आपका वेस्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट कहेंगे, साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। अब यहां अगर आप ध्यान दें तो क्या कहा जा रहा है, बोल रहा है कि कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, यानी कल्पित का जो चेहरा है वो किस दिशा में, वो बाबू दक्षिण दिशा की ओर चेहरा है। तब बोला गया कि लगातार 2 बार, प्रत्येक बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब बोलिए कल्पित दक्षिण दिशा में चेहरा है, अगर पहली बार ये 45 डिग्री मुड़ेगा दक्षिणावर्त तो चेहरे का डायरेक्शन साउथ वेस्ट, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो चेहरा का डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा। अब आगे बोला 2 बार 45 मुड़ गए, फिर बोल रहा है कि फिर वह कुछ डिग्री, 1 डिग्री का एक तीसरा मोड़ लेता है, जिसके बाद अब उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर हो जाता है। अब देखिए तीसरा अगर टर्न लेगा और दक्षिण पूर्व में इसका चेहरा जाएगा, या तो एक ये संभव है कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री अगर मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मुड़ता है तो इसका चेहरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। तब सवाल में बोला गया कि उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री का और किस दिशा में लिया। तो यहां से देखिए वेस्ट से इसके चेहरे का डायरेक्शन साउथ ईस्ट में गया, तो ये जो टर्न है आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऐसे मुड़ता तो क्लॉकवाइज और ऐसे मुड़ना आपका कहलाता एंटी क्लॉकवाइज। यहां आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 135 डिग्री वामावर्त। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 90 में बाबू क्या कर रहा है, 90 करा कि 6 व्यक्ति एल से लेकर क्यू तक एक ही वर्ष के विभिन्न महीने अर्थात फरवरी से, यानी कि एक ही वर्ष के अलग अलग माह दिया गया बाबू आपका फरवरी, फरवरी के बाद माह है आपका मार्च, उसके बाद दिया गया है आपको जून, जून के बाद है आपका अगस्त, अगस्त के बाद दिया गया है सितंबर, सितंबर के बाद आपका माह दिया गया है दिसंबर। ये 6 अलग अलग माह में परीक्षा देते हैं, 6 अलग अलग माह में परीक्षा देते हैं। अब देखिए सवाल क्या कहता है, 6 अलग अलग माह में पाक कला की कक्षाएं, कक्षा है। अब बोल रहा है कि पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, पी की कक्षा जो है वह क्यू के ठीक पहले में। अभी हम इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि किस माह में किसका है इस बारे में अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को हम साइड में अपनी भाषा में लिखते हुए चलेंगे। आगे सवाल में बोला गया केवल एम की कक्षा ओ से पहले। अगर केवल एम की कक्षा ही ओ से पहले है, इसका मतलब हुआ कि एम के अलावे जितने भी हैं उन सभी की कक्षा ओ के बाद होगी। तो यहाँ पर एम की कक्षा ओ, केवल एम की कक्षा ओ से पहले होगी, तो एम का कक्षा फरवरी माह में हो जाएगा और ओ की कक्षा मार्च में हो जाएगा। तो केवल एम है जो ओ से पहले है, एम के अलावे जितने भी हैं वह ओ के बाद आ जाएंगे। क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि एल की कक्षा एन के ठीक बाद, एल की कक्षा जो है वह एन के ठीक बाद और पी से ठीक पहले है, पी से ठीक पहले है। अब बोलिए पी से ठीक पहले होगा तो पी यहाँ है, यहाँ एल हो गया, यहाँ आपका एन हो जाएगा, सभी को जोड़ दिए। अब आगे सवाल में फिर बोला गया कि पी से ठीक पहले, इस जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा कथन। अब देखो बाबू यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये वाला स्थान एन का हो जाएगा, ये एल का, ये पी का और ये हो जाएगा क्यू का। तब सवाल में बोला गया कौन सा कथन सही है। पहला कहता है एल की कक्षा जून में,
जबकि एल की कक्षा अगस्त में है, ए नंबर ऑप्शन खत्म। सी में कहता है क्यू की कक्षा फरवरी में, क्यू की कक्षा दिसंबर में है, सी नंबर गलत। बी में कहता पी की कक्षा सितंबर में, यहां देखिए पी की कक्षा सितंबर में, ये आपका सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 ये 91 में कहता है कि 17 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। ए का स्थान, कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया बाबू 17। अगर मानिए ये एक पंक्ति है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 17 है, बोला गया कि ए का स्थान ऊपर से 9वां है। अगर ए का स्थान बाबू ऊपर से 9वां होगा तो यानी 8 व्यक्ति के बाद होगा, और 8 व्यक्ति के बाद ये 9 हो गया, तो इसके नीचे भी व्यक्तियों की संख्या कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे, क्योंकि कुल व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ है 17। तो 8 8 16 1 हो गया 17। अब बोल रहा है कि जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां, अगर बी का स्थान बाबू नीचे से 11वां होगा तो 10 व्यक्ति के बाद तो 8 1 9, एक व्यक्ति फिर होगा 10, तब ये वाले स्थान किसके लिए हो जाएगा? बी के लिए हो जाएगा। तब ये जो ऊपर की संख्या आप 8 देख रहे हैं ये आपका 8 नहीं रहेगा, ये संख्या आपके घटेंगे, यानी ए के ऊपर 8 चाहिए, 1 2 तो ऊपर की संख्या हो जाएगा 6। तब बोल रहा है कि सी का स्थान ए से ऊपर किंतु बी से नीचे है। सी का स्थान जो है ए से ऊपर किंतु बी से नीचे है। तब सवाल पूछा गया ऊपर से सी का स्थान कौन सा है? तो ऊपर से देखिएगा 6 व्यक्ति, 6 के बाद ये हो गया 7, और 7 के बाद सी है, तो 7 के बाद ये स्थान आपका 8वां कहलाएगा। आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 8वां। क्लियर? क्या नहीं समझ में आया? अंजनी कुमारी, क्या सवाल है आपका? कौन से क्वेश्चन नहीं समझे? जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन से क्वेश्चन नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर जल्दी से कमेंट करें। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वां। 91 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 92। 92 में बाबू यहाँ क्वेश्चन नंबर 90, तो 90 को हम लोग लास्ट में देख लेंगे, या आइए देख ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 बाबू एकदम सिंपल है। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, यहाँ बोला गया 6 व्यक्ति एल से लेकर क्यू तक एक ही वर्ष के विभिन्न महीने फरवरी से लेकर दिसंबर में पाक कला की कक्षाएं। अब देखिए फरवरी से लेकर दिसंबर तक सारे कक्षा आ गए। तब सवाल में बोल रहा है कि पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले, यानी पी नाम का जो व्यक्ति है उसकी कक्षा क्यू से ठीक पहले होगा, तो उससे पहले हो गया। अब बोल रहा है केवल एम की कक्षा ओ से पहले। अगर केवल एम की कक्षा ओ से पहले, तो इस केवल का मतलब क्या हो गया? यानी कि एकमात्र एम नाम का व्यक्ति है जो ही केवल ओ से पहले कक्षा जाता है, बाकी जितने भी व्यक्ति हैं वह ओ के बाद हो जाएंगे। तब इस स्थिति में एम का स्थान फरवरी में रखना होगा, तभी ओ का स्थान मार्च हो जाएगा। तो केवल एम जो है वह आपका ओ से पहले हो गया, और बाकी जितने व्यक्ति हैं वह क्या हो गए? ओ के बाद हो गए। क्लियर? ये हुआ इस लाइन का मतलब। अब आगे फिर कहता है, अगला लाइन कहता है कि एल की कक्षा एन के ठीक बाद और पी से ठीक पहले। अगर एल की कक्षा पी से ठीक पहले और एन के ठीक बाद होगा, तो ये हो गया एन के ठीक बाद और ये हो गया पी से ठीक पहले। तो 4 व्यक्ति यहां पर हैं और यहां पे 4 स्थान बचा, एन एल पी क्यू सभी को अरेंज कर दिए, हो गया आपका तैयार। तो सवाल में पूछा गया इस जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी में बोला गया पी की कक्षा सितंबर में है। यहां देखिए पी की कक्षा सितंबर में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गया हो तो जल्दी कमेंट में आकर एक बार कमेंट कर दीजिए। 91 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 में बाबू ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान ये रखना इनइक्वलिटी में बाबू कि जब सिंबल आपका सेम डायरेक्शन में चलेगा तो 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन बनेगा। अगर इस रूप में सेम डायरेक्शन में सिंबल चल रहा है या फिर सिंबल आपका सेम डायरेक्शन इस रूप में चल रहा है तो 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन बनेगा। लेकिन वहीं अगर सिंबल आपका अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो 2 एलिमेंट के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा चीज ये याद रखना है
कि आपका ग्रेटर देन लेस देन जो होता है ये आपका डिफिनिट सिंबल है, जबकि इक्वल भी आपका डिफिनिट है, जबकि लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और नॉट इक्वल ये आपका जो है इनडिफिनिट सिंबल है। तो डेफिनिट और इनडेफिनिट में हमेशा डेफिनिट को आधार बना के चलना। पहला कंक्लूजन कहता है टी लेस देन एक्स। अगर टी से एक्स देखेंगे तो टी के तरफ ग्रेटर है, यहाँ टी के तरफ ग्रेटर है, यहाँ टी के तरफ लेस दिया गया, पहला कंक्लूजन गलत। बी में कहता है कि भी ग्रेटर देन वाई। अब भी से वाई देखिए दोनों के बीच अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल, तो बी नंबर भी कंक्लूजन गलत। सी में कहता है टी ग्रेटर देन वाई। अब टी से वाई आएंगे तो यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल आ गया, सी नंबर कंक्लूजन भी गलत। डी में कहता है ओ ग्रेटर देन पी। अब ओ से पी अगर आएंगे तो यहाँ पर इक्वल है, यानी ओ और वाई ये दोनों बराबर हो गया, तो बोलिए ओ ग्रेटर देन पी, यानी ओ के तरफ ग्रेटर, पी के तरफ लेस, यहाँ भी पी के तरफ लेस, ओ के तरफ ग्रेटर। डी नंबर कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर जो है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 के बाद आइए क्वेश्चन अगला। तो यहां पर बोल रहा है बाबू कि क्लस्टर में ऐसे कितने CLUSTERS बोला गया, इसमें से कितने अक्षर युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद हैं, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यानी देखिए सबसे पहले तो एक अक्षर जोड़ा आपका यहाँ है RS, तो अल्फाबेट में भी R और S लगातार होते हैं, तो एक जोड़ा ये हो गया RS का, दूसरा जोड़ा ये हो जाएगा S और T का, और तीसरा जोड़ा होगा यहाँ R और T के बीच। तो अल्फाबेट में भी R और T के बीच में एक लेटर S होता है, यहाँ भी देखिए R और T के बीच में एक लेटर मौजूद है, यानी 3 ऐसे जोड़े आपके मिल रहे हैं जिसके बीच उतने ही लेटर हैं जितना कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, और इस आधार पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। तो 94 में बाबू क्या बोल रहा है, 94 वो बोल रहा है कि PQRS तथा T उनकी लंबाई के अनुसार तुलना की। अब देखो पहला क्या कहता है, पहला कहता है R ग्रेटर देन P, यानी R जो है P से बड़ा है, P T से बड़ा है, और T जो है Q से बड़ा, Q S से बड़ा, सबसे छोटा S है, सबसे बड़ा R है, और बीच में यहाँ पर आपका T है। पहला लाइन कहता है कि T की लंबाई P और Q के बीच है, कि T की लंबाई P और Q के बीच है, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ सही है। T की लंबाई P और Q के बीच है, ये भी सही है। T की लंबाई P और Q के ठीक बीच में है, ये भी अभी सही है। अब देखिए अगला लाइन में बोला गया कि T जो है वह S से लंबा है। अब बोलिए T S से लंबा होना चाहिए, यहां भी लंबा, और T जो है S से लंबा, इसमें T S से छोटा है, तो वो वाले स्टेटमेंट यहाँ पे लागू नहीं हो रहा, ये 2 नंबर आपके गलत हो गए। और इसमें देखिए T S से लंबा है। आगे बोल रहा है कि R की लंबाई P और T से अधिक है, R की लंबाई P और T से अधिक, यहाँ भी R की लंबाई P और T से अधिक हो गया, तो आपका 1 नंबर और 3 नंबर ये दोनों आपके सही हैं। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 3। आप ये कौन सा संभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पूछा गया, ए नंबर आंसर नहीं दीजिएगा, आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 जो है ये आपका नहीं हो सकता है। ये जो आपका अनुक्रम दिए गए हैं ये आपका सही नहीं है, आंसर जाएगा केवल डी जो है आपके सही नहीं होंगे, वरना 1 और 3 आपके सही हो सकते हैं। 94 के बाद आइए अगले सवाल की ओर। 95 में, 95 में बाबू क्या बोल रहा है, तो 95 में बोला गया कि महिला, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक। अब देखिए विवाहित महिला हो या फिर महिला चिकित्सक हो, ये दोनों के दोनों क्या है, महिला है। तो यहां पर डायग्राम जो बनेगा वो इस रूप में ये हो जाएगा विवाहित महिला, यानी कि कुछ विवाहित महिला जो हैं वह आपके महिला चिकित्सक होंगे। सारे विवाहित महिला तो महिला चिकित्सक होते नहीं है, कुछ विवाहित महिला महिला चिकित्सक, और ये दोनों के दोनों जो हैं आपके महिला होते हैं। तो ये डायग्राम आपका सही होगा, यानी राइट आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 96 में। 96 में पहला कंक्लूजन कहता है सी ग्रेटर देन डी। अब सी और डी के बीच में अगर यहां देखिए तो सी और डी के बीच में यहां बाबू आपका अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल है, और अपोजिट डायरेक्शन का सिंबल यहां देखिए
ये दोनों सिंबल अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब नो रिलेशन। पहला कंक्लूजन हो गया गलत। दूसरा में कहता है टी लेस देन एफ। अगर टी और एफ के बीच में आप देखें तो टी और एफ के बीच में यहां पर बाबू आपका टी है और यहां पर आपका एफ है, तो टी से एफ आप लगातार नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? तो एफ से पहले आइए डी, चूंकि यहां इस वाले हिस्से में डी और डी आपका कॉमन है, तो एफ से डी जाएंगे तो एफ ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन हो गया डी, और डी ग्रेटर देन हो गया यहां पर टी। अगर डी ग्रेटर देन डी, यहां देखिए अगर हम स्टेटमेंट का फिगर बनाए तो यहां कहता है बाबू कि एफ ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन हो गया आपका डी, और यहां कह रहा है कि डी ग्रेटर देन टी। तो यहां पर दूसरा जो कंक्लूजन कर रहा है वो कह रहा है टी लेस देन एफ। तो यहां देखिए टी के तरफ लेस है, यहां टी एफ के तरफ ग्रेटर है, और ये सेम डायरेक्शन का सिंबल है, तो दूसरा नंबर कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कि बी बराबर ए, क्या बी और ए आपका बराबर होगा? तो बी और ए आपका बराबर नहीं होगा। यहां देखिए कैसे नहीं होगा, तो अगर हम इस पूरे फिगर को बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो बोल रहा है बी और एस जो है वह आपस में बराबर है, बी और एस जो है आपस में बराबर है, और उसके बाद बाकी क्या रिश्ता है वो आपका स्पष्ट नहीं है, तो तीसरा नंबर भी गलत। यहाँ पे आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। 96 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 में बोला गया इनमें से कौन सा है जो संबंधित नहीं है? एक्सपर्ट, जीनियस, ब्रेनी और स्किलफुल, इंसान। ये आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका जो है ये सभी से क्या है? अलग है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आनंद सोनी ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म, वहां देख लीजिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन, जिसको भी ऑनलाइन टेस्ट परचेज करने हैं वो प्ले स्टोर में जाकर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन सर्च करेंगे, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। वहां पे बहुत सारे टेस्ट आपके उपलब्ध हैं, जो भी टेस्ट आप देना चाहें उसको परचेज करके वहां पे टेस्ट दीजिए और प्रतिदिन उसका डिस्कशन करवाइए। तो यहां से आगे हम लोग मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर सेट मारते रहिए। मैथ्स का डिस्कशन को हम लोग देखेंगे, एलपी के मैथ्स के डिस्कशन को। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला सवाल है, कितने लोगों का आंसर ये आ चुका है कमेंट में बता देंगे। रोशनी कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने लोगों का आंसर ये आ चुका है इस सवाल का बता देंगे। साइंस का डिस्कशन नहीं हो, चलिए देखते हैं। यहां बोल रखा है कि 450 यात्री भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। एक ट्रेन में 450 यात्री थे और उसमें एक ट्रेन वहां से चलना स्टार्ट हुआ। पहला स्टॉप जहां पे था मतलब यहाँ पे 450 टोटल था। पहला स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतर गया। तो बताओ 1/9 यात्री, 9 में से 1 उतर गया तो बचा कितना? 9 में से 8 बचा, मतलब 8/9। यहाँ पे 1/9 उतर गया तो 8/9 बचा और 20 नए यात्री चढ़ गए तो प्लस यहाँ पे 20, ठीक है? उसके बाद अब देखते हैं कि टोटल यहाँ पे, उसके बाद दूसरे स्टॉप पे यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करके इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 पचे 45, 8 पंचे 40, है ना? 9 पचे 45, 8 पंचे 40, तो ये आ गया 420। पहला स्टॉप के बाद अगर देखा गया कि यात्री आपका यहाँ पे 420 था, फिर दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्री का 1/6 उतर जाता है। 1/6 उतरता है तो बचता है कितना? 5/6 और फिर 19 यात्री चढ़ गया, ठीक है? तो ये आ जाएगा 7 छक 42,
7 पचे 35 और प्लस 7 पचे 35 और 19, ये आ गया 369, मतलब एक का पहला आंसर आ गया। चलिए एक आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। देखिए आप लोग जब आंसर देते हैं ना तो मजा आता है, लगता है कि नहीं हाँ स्टूडेंट भी एक आंसर दे रहे हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको भी लगेगा कि नहीं हम जवाब दे पा रहे हैं, ठीक ना। तो आंसर देने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा, है ना, आपके जो तैयारी में वो बेहतर होगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे कि यदि ए बी समीकरण, यहां पे बोल रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है। इसका मूल है कौन? ए और बी। अगर इसका मूल ए और बी है तो एक बात बताओ कि अगर हम मूलों का योगफल निकालें तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा -1, होता है ना, माइनस बी बाई सी। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b बाय ए, सॉरी अल्फा इंटू बीटा होता है क्या? सी बाय ए, जानते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी आ गया कितना? -1 होता है। b यहाँ पे 1 में है लेकिन माइनस में चाहिए, ये हो गया। a आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणांक 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणांक 1 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम a इंटू बी की अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपका -2, ये आएगा। मतलब आपको वो निकालना है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल दिया हुआ है 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका a। अब बताओ a माइनस बी का मान कितना है? 1/2, और सॉरी -1, और ए बी का मान है -2, तो ये कट कर आ जाएगा 1/2, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ दे रखा है ए बी, दूसरा यहाँ दे रखा है ए बी, तो ए बी का आपका मान तो मालूम है यहाँ पे ये होता है, ठीक है। इस बात को हम समझ पाए तो हम फॉर्मूला में होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये आता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब एक आपका मूल ये है और एक मूल आपका ये है। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ने की बात करेंगे तो एक मूल से आ गया 1/2, मतलब ये अल्फा का मान लीजिए ये 1/2 हुआ। बीटा का मान यहाँ पे ए और बी, तो बीटा का मान ये बीटा का हो गया, तो ये आ गया -2। ये दोनों को अगर जोड़ दें तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये एक्स स्क्वायर, देखेंगे दोनों को जब जोड़ेंगे 1/2 और -1/2, सॉरी 1/2, और ये इसको दोनों को अगर ऐड करेंगे, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3/2 का। और यहां पे दिया हुआ है अल्फा और बीटा का मान बात करेंगे तो यहां से अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान करेंगे 1/2, और ए बी का मान यहाँ पे इसको दोनों को गुना करते हैं अल्फा बीटा, तो ये अल्फा मानते हैं ये बीटा मानते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा गुना करके आपका क्या आएगा? -2 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका -1 में, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² माइनस प्लस 3x, और ये आ जाएगा आपका इधर -2, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अनीता कुमारी प्रणाम, नमस्कार। बात समझ पाए कि नहीं सवाल को? मतलब हम लोग यहां से हम निकाल लिए अल्फा ए प्लस बी और ए बी निकाल लिए। अब हम जानते हैं कि वो एक वैसा इक्वेशन बताना है जिसका रूट ये है और ये है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो यहां से हम अल्फा का मान निकाले 1/2, बीटा का मान, इसको पूरा बीटा बोलते हैं -2, इसको जब जोड़ेंगे तो -3/2 आएगा। ये फॉर्मूला बैठा देंगे, यहाँ पे आया, और यहाँ पे अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान यहाँ पे आ गया -2, कैंसिल हो गया, तो आंसर ये आ गया। बी इज द राइट आंसर, बी आपका सही आंसर है। जय हिंद विक्रम जी, जय हिंद।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल का आंसर बताना आपको फटाक से बताना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर ये आता है, फटाक से देखेंगे कितने लोगों का। विक्रम जी का भी आंसर आ रहा है पिछला सवाल का, चलिए बताओ फटाफट बताएंगे कितने लोगों का आंसर आएगा। ए काम यहाँ पे दे रखा है कि ए 25% काम 3 दिन में करता है। देखो 25% काम 3 दिन में अगर करता है तो 100% काम कितना दिन में करेगा? तो ये आ जाएगा आपका 25 चौका, तो ये आ गया 12 दिन में काम करेंगे, 12 डेज में काम करेंगे। और बी के बारे में बोला है कि आधा हिस्सा 38 दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? आधा काम 18 दिन में करेगा, तो टोटल पूरा काम 18 दूनी 36 में करेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क आ गया आपका कितना? 36, 12 या 36 1, और यहाँ से आ जाएगा। हमको निकालना है समय कि समय कितना लगेगा कार्य करने में, टाइम कितना लगेगा। तो 36 और 3 1 4, 9 चौक 36, मतलब डी इसका सही आंसर आ रहा है। 9 9 9, ठीक है, बहुत बढ़िया। विक्रम जी सी नहीं होगा, अनीता कुमारी का डी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक का आ रहा है 9 9, चलिए रोशनी सिंह का, रोशनी कुमारी का भी आंसर आ रहा है आपका इतना, ठीक है। अगला बताएंगे, यहां पे दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू इतना, ठीक है। थोड़ा सा एक बात को यहां पे ध्यान देंगे, एक नोट आप लोग अगर अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि अगर x माइनस 1/x अगर दिया हुआ है k, तो स्क्वायर में अगर निकालने की अगर बात होता है मेरे दोस्त, तो ये होता है k स्क्वायर प्लस 2 होता है, ठीक है। k स्क्वायर प्लस 2 होगा, इस चीज का हम जानते हैं। अगर ये माइनस में है, स्क्वायर में निकालना है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। एक चीज और ध्यान देंगे, अगर 1/x अगर k दिया हुआ है और निकालना है आपको x प्लस 1/x, तो याद रखना कि k का स्क्वायर रूट अंडर k का स्क्वायर, अगर माइनस में है प्लस में निकालना है तो +4 करेंगे। तो ये आपका अलजेब्रा में पढ़े होंगे तो ये याद होगा। तो यहां से आप निकालेंगे √20x का होल स्क्वायर और +2, ये आ गया x स्क्वायर का। अब यहां से चाहिए हमको x प्लस 1/x का, तो इसका हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर +4 और पूरे पर रूट निकाल देंगे। तो ये आ गया आपका 23 इंटू 21, √21 का 21 हो जाएगा, 21 4 25, 25 का √5, तो ये आ जाएगा 115। ए इज द राइट आंसर, ए सही आंसर है। चलिए अभिषेक जी का ए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अनीता कुमारी, विक्रम कुमार, सुशांक कुमार, चलिए बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात। शेयर कर देंगे सभी लोग, इसका आंसर बताएंगे कितने लोगों का आंसर ये आ रहा है, आप बताएंगे भाई इसका कितना लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, तब तक हम बनाते हैं, तब तक कितने लोगों का आंसर आता है वो चीज हम देखते हैं। चलिए यहाँ देख, कह रहा है कि यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे एक इमारत है, एक इमारत है के शीर्ष, एक इमारत के शीर्ष और तल से जो 200 मीटर की दूरी है, हाइट जो है 200 मीटर का है, इससे एक मीनार है, एक मीनार है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यहां से क्रमशः ये 30 डिग्री है, और बोल रखा है इसके तल से इसका जो दिया हुआ है ये 45 डिग्री है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आशीष अभिषेक जी, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज मानते हैं कि ये अगर 30 है तो ये 30 है, तो इसका जो रेशियो होता है ये √3 और ये 1 होता है भाई, जानते हैं। ये 45 है तो ये आपका 1 होगा, और ये टोटल जो है टोटल जो है आपका ये भी 1 होगा,
लेकिन रेशियो का एक कॉम्बिनेशन करेंगे, इसको कोलैबोरेट करेंगे। कह रहा है कि ये और ये भुजा आपका बराबर होगा कि नहीं, तो ये जब √3 है, ये जब ये 1 है, तो क्या ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए कि नहीं। अरे भाई, इसी लाइन को ये बोल रहा है √3 और इसी लाइन को ये बोल रहा है 1 है, दोनों झगड़ा करने लगा। तो इसका एक सहूलियत निकला कि भाई तुम रहने दो, इसी को हम चेंज करते हैं, इसी की भावनाओं पे हम ठेस पहुंचा देते हैं। तो ये आपका √3 गुना कर दिए, इसमें √3 गुना किए हैं, तो इसमें भी आपको √3 गुना करना पड़ेगा। इस बात को आप समझ पाए, कोई दिक्कत यहां तक। अब एक बात समझना कि यहां पे ये आपका यहां से यहां तक अगर बोला है 1 है और ये टोटल √3 है, तो ये आपका हो जाएगा √3, यहां से यहां तक हो जाएगा √3 - 1। और ये जब बराबर है तो ये भी बराबर होगा √3 - 1, और √3 बराबर √3 - 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 200। मतलब √3 - 1 बराबर 200, 1 यूनिट का मान आ गया। आपको निकालना क्या चीज है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई √3 है। अब इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस, यहां अगर माइनस है तो प्लस में करेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा कितना, 200 √3 इंटू √3 + 1 बटा ये आ जाएगा 200। मतलब 100 √3 आपका ये आंसर ए आंसर आएगा। रोशनी कुमारी, अनीता कुमारी, विक्रम, शशांक, चलिए सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। देखो सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। अगर जब आंसर देंगे अपने आप का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और हमको भी कुछ लगेगा कि नहीं, एक सवाल का आंसर आप दे रहे हैं तो मुझे भी लगेगा मेहनत करने में मजा आएगा, मुझे भी और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन करने में मजा आएगा। ठीक है ना, तो सभी लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, ए सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को, और अगले सवाल का आंसर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, यहाँ पे किसका आंसर आ रहा है, 5 का। चलिए बहुत बढ़िया ब्यूटी कुमारी। 9 का आंसर क्या आएगा, इस बात को बताना कि यहाँ पे बोल रखा है 3x² + kx + k। कह रहा है कि कोई समाधान नहीं है इसका। अगर कोई समाधान नहीं है, इसका कहने का मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac, कोई समाधान तभी नहीं होता है जब ये 0 से आपका क्या होंगे, बड़ा होंगे, मतलब सॉरी 0 से ये छोटा होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे, तभी इसका कोई समाधान नहीं होगा। अगर ये बराबर होगा तो उसका रूट सेम होगा, अगर ये बड़ा होगा रियल होगा, ठीक है, रियल होगा, अलग अलग इरेशनल और रेशनल होगा। लेकिन कह रहा है कोई समाधान नहीं है, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से जैसे ही छोटा होगा मतलब वो कोई समाधान नहीं होगा, इमेजिनरी आ जाएगा, इसका कोई समाधान नहीं निकल कर आएगा। तो यहां से एक बात समझेंगे, k का मान निम्नलिखित में किसके अनुसार होगा। तो b का वैल्यू अगर देखें तो b का वैल्यू आ गया k² और 4 इंटू a 3 आ गया, और c का मान आपका k है। तो यहां से अगर हम k कॉमन लेते हैं तो यहां से उधर चल गया, 0 खत्म हो जाएगा, ये 12 ये आ गया। तो k जो है 12 से छोटा होगा, लेकिन 0 अगर 0 से नीचे आ गया तो k का वैल्यू तो होगा नहीं। तो ये आपका 0 से बड़ा होगा, मतलब एक यहां पे लाइन लगा देंगे, मतलब ये 0 से बड़ा होगा और 12 से, क्योंकि 0 तो हो रहे, ये निगेटिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ पाए। तो यहां आंसर आ गया आपका कौन, ए इज द राइट आंसर, ए आपका सही आंसर है। क्या सभी का आंसर आ रहा है भाई? ज्यादा देर नहीं हुआ, 4-5 क्वेश्चन हुआ भाई। देखो आंसर एक बताओगे तो आंसर में थोड़ा सा नंबरिंग का मेंशन कर देंगे तो हमको भी देखने में अच्छा लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आप जवाब दे पा रहे हैं। ठीक ना, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल का आंसर निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बात याद रखना, इसमें आप दिमाग ज्यादा नहीं लगाने की कोशिश करेंगे, इसको आप तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको तोड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। तेरह का क्या आ रहा है भाई, डी, 13 का डी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अनंतु आनंद स्टडी अमरिंदर। चलिए यहां पे हम लोग देखो किसको क्या करेंगे, हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। एक्स और वाई का मान हम मान लेते हैं 1, अपने मन से वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स वाई का आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम 1 माने, तो जैसे ही 1 माने 1 1 3 आ गया, ये 27 आ गया।
और यहां से अगर 1 मानते ये दो, -1 का क्यू, ये -1 26 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 26 आ रहा है? डी में ही एक राइट, डी ही एक ऐसा आंसर है जिसमें आपका 26 आ रहा है। देख लो, डी ही एक ऐसा आंसर है जिसमें आपका क्या आ रहा है? 26 आ रहा है। ठीक है, डी ही एक ऐसा आंसर है जिसमें आपका 26 आ रहा है। देख लो, डी इज द राइट आंसर। क्या समझ पाए? आप वैल्यू पुटिंग कर दिए, यहाँ पे 26 आया, यहाँ भी 1 करेंगे तो ये भी 2 आएगा, 1 1 करेंगे तो ये 24, ये भी 26, मतलब डी इज द राइट आंसर। क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? इसको तोड़ने में जितना आप समय लगाएंगे, जितना फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करेंगे, उतना से पहले ही आप आंसर को निकाल बैठ पाएंगे। इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, स्मार्ट तरीके से आप सोच पाए और इसको आंसर निकाल पाए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को यूज करने का। ठीक है, स्मार्ट तरीके से सोचना है, इसका मतलब कि स्मार्ट दिमाग काम करना है। इसका ये नहीं मतलब कि फेयर एंड लवली और पूरा एकदम लगा हुआ कि जीट जाट लगा के पढ़ने बैठेंगे, इसका मतलब ये तनिक भी इसका मतलब ये नहीं है। मतलब स्मार्ट अप्रोच, माइंड लगाकर बात करेंगे। ठीक ना? तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल का आंसर क्या होगा? इसका जवाब देंगे भाई, इसका देंगे जवाब। विक्रम जी आप क्या पूछ रहे हैं? टेक्नीशियन का एग्जाम कितना बार होगा? ये आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये हाँ, ये आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखेंगे यहां से एक बात समझो, यहाँ पे अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम सॉल्व लिपटा देते हैं। यहाँ पे लिपटाने की अगर बात करें, यहां से लिपटाने की अगर बात करें तो 89 जितने पे बार है उतना पे 99 होगा। और ये यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 98 माइनस जिस पे बार नहीं है उस घटेगा, और जितना पे बार है उतना 9 है, जितना पे बार नहीं है उतना 0, तो ये आ जाएगा 89/90। तो यहां से भागा है, इसको गुणा में चेंज करें तो पलट जाएगा 90/89, और ये 7 या 21 और 22/3, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे ये भागा है तो इसको भी चेंज कर देते हैं। 2 दूनी 4 5, 5/2 है तो ये 2/5 आ जाएगा। यहां से इसको हम पूरा लिपटा दिए, ये कैंसिल हो गया है ना, और क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, 15 छक्का 90, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 3 दूनी, और ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 2 तिया और 11 तिया, तो ऊपर आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/11 ऊपर आ गया। क्या यहाँ पे ठीक है? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि ये 18/11, 8/11 आएगा कि नहीं? क्लियर है? आप देख लेंगे कि 8/11 आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा आप ध्यान, कहीं पे गलती किए हैं क्या? देख लेते हैं कि थोड़ा सा गलती हम लगता है कहीं किए हैं। 89, 99 ये सॉल्यूशन आया तो यहां भागा है तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा, और ये 7 या 21, 21, और ये आएगा 22/3। पहले इसको काटते हैं, ये कट जाएगा 30 तिया 90, ये कैंसिल हो गया। ये आपका 10 तिया और ये आ गया 33 तिया, तो ये कट जाएगा 11 दूनी, और ये कट जाएगा 11 तिया। अब यहां से आ गया 10 दूनी 20, 20/3। अब यहां पे हम गुणा में चेंज करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 भागा में है, लेकिन गुणा में जब चेंज करेंगे तो 2/5 आएगा। 5 चौक 20, 4 दूनी 8/3, ये आ गया 8/3। इसको सॉल्यूशन की इधर 8/3। अब इधर हम लोग काम करते हैं, इसका काम करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4/21 भागा 3/7, का मतलब होता है गुना 1/2, ये कर लिए हम काम इसका। चलिए देखें, तो यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो, यहां से जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 4/21
गुणा, पहले भागा, 3 इकाई 3, 7 दूनी 14 माइनस 5/6 ये आ गया। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं 4/21 गुणा करेंगे तो ये 14/3 है ना, 14/3 और -5/6 ये आएगा। तो ये कट जाएगा आपसे, 7 दूनी 14, 7 या 21, 4 दूनी 8/9 और ये 5/6 ये आ गया। उधर से कितना आया भाई, +8/3 ये आएगा। और इसी को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 3 छक 18, तो 8 छक 48 ये आ जाएगा 49/18। राइट आंसर कौन सा आंसर आया, ये आपका सी इज द राइट आंसर, सी सही आंसर है। ठीक है, हाँ नेट प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसमें कैलकुलेशन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। देखिए जब भी अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री हो, मतलब जब भी 90 डिग्री होता है तो साइन अल्फा और कॉस बीटा ये हमेशा हो जाता है 1। कब, जब अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा तब। देखो ये 90 डिग्री है ना, तो ये आ गया 1। ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल, ये 1, आंसर आ गया 2। बी इज द राइट आंसर, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात है नहीं। नहीं, टेक्नीशियन के क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपका सीबीटी 1 ही होने वाला है, लेकिन अगर संख्या ज्यादा हो जाएगा तो आपका सीबीटी 2 भी ले सकता है। देखिए यह वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49, 147, 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। अगर समान शेषफल की अगर बात करें, 21 का आप बी लिख रहे हैं कि क्या आंसर आ रहा है, देखो तो। हाँ चलिए ठीक है। अगर यहाँ पे समान शेषफल अगर जब भी बचे तो ध्यान रखना है, जब भी अगर समान शेषफल की बात करें, रिमाइंडर यहाँ पे दिया ना रहे, रिमाइंडर आपका दिया हुआ नहीं है। बात याद रखना मेरे भाई मेरे दोस्त, रिमाइंडर आपका दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे रिमाइंडर बोल रहा है सेम है, कितना ये पता नहीं। जब इस कंडीशन में आपका अगर रहे तो इसमें से इसको घटा देंगे, सबको एक दूसरे से घटा देंगे और उसका निकाल लेंगे। तो यहां से घटाएंगे, ये 17 में से 9 जाएगा तो ये 8 होगा, और यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो यहां से आपका 98 आएगा। ये घटने के बाद, ये घटने के बाद देखिए तो 5, 12 में से 7 गया, 5, 11 में से 4 गया 7, और यहां पे ये आ जाएगा आपका 175 आ गया। और इसके बाद इसको इसमें घटाएंगे, इससे फिर इसमें घटाएंगे, एक बार ये दोनों का अंतर, एक बार ये दोनों का अंतर, फिर इसका अंतर करेंगे तो 12 में से 9 चल गया 3, यहाँ पे बचा 11 में से 4 चल जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 273, ये आपका आ गया। कोई दिक्कत? तो जब अब यहाँ पे हम लोग जब भी समान शेषफल की बात करें, जब भी समान शेषफल की बात करें तो इस तरह से हम एक दूसरे को घटा के लिखेंगे। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एचसीएफ क्या होगा। तो देखो ये बताओ, ये 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, मतलब आंसर आपका 7 हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। देखिए घटने के बाद मतलब ये संख्या किससे कट रहा है, तो देख रहे हैं 7 से ये भी कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है। आंसर देखो ये 5 से कभी कट नहीं सकता है। 5 से कटने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 5 नहीं होगा। 8 से नहीं कट सकता है क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ गया, वो नहीं कट सकता है। 9 से कटने का नियम, 9 और 8 17, 9 से नहीं कटेगा, ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। अनीता कुमारी 22 का ए आया, बीटी कुमारी 22 का ए, पवन ए, अंटू आनंद ए, चलिए बीबीसी क्लासेस ए, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल का आंसर बताएंगे कि किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएं। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। एरिया ऑफ त्रिज्यखंड है ना, एरिया ऑफ ये होता है एरिया ऑफ
सेक्टर है ना, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। तो ये आ गया इतना। तो त्रिज्या दिया हुआ है ये आपका 22/7, त्रिज्या दिया हुआ 4 चौक 16 और थीटा दिया हुआ है कितना, तो 30, 12 या 36, ठीक है। उसके बाद बारह में कट गया। उसके बाद देखा गया तो 4 चौक और ये 4 दिया, तो ये आ गया 88, 88/7 या 21, ये आ गया। तो आंसर आपका आ जाएगा एक ही बार में, देखो 4 बार में लगेगा और पॉइंट समथिंग होगा, कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा 186 सेंटीमीटर। आंसर 186 सेंटीमीटर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बीबी, चलिए आप लोग का आंसर नहीं दे रहे, पवन कुमार का सी आ रहा है, बीबीसी क्लास का सी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल का आंसर देखते हैं। क्या रखा है यहाँ पे कि 18% और 22% का क्रमिक छूट एकल छूट कितने के बराबर आएगा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। या तो ये फॉर्मूला से बना लो, या तो हम लोग क्या बोले कि रेशियो मेथड से बना लो। तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाय फॉर्मूला ही यूज करें। 18 प्लस 22 माइनस 18 इंटू 22/100, ये आंसर आ गया, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे 8 2 10, ये आ जाएगा आपका 22 18, ये 40 आ गया। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा। तो इसको अगर गुणा करते हैं तो 22 और 18 को गुणा किए तो 8 का 8, 8 दूनी 16 और ये 17, सॉरी 8 दूनी 16, 22 है ना, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16, 2 इकाई 2, 18, 18 1 19 और 8 2 इकाई 2, 2 और हो गया कितना 3। तो यहां से आ गया 3.96, तो यहां से घट जाएगा 336.04% आंसर आएगा। ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दानिश भाई पढ़ लो, कोई काम नहीं देने वाला है लाइफ में, इसलिए पढ़ाई कर लो, अच्छा रहेगा, आपके अपने भविष्य की बारे में सोचो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए सोनाली ने एक स्कूल में साइंस की टीचर नौकरी के लिए अप्लाई करता है। नौकरी के लिए परीक्षा भौतिकी में 8, रसायन विज्ञान में 8, जीवन विज्ञान में 6 और साक्षात्कार में 6.5 अंक प्राप्त किए। और फाइनल स्कोर में गणना के लिए 2 3 3 4, मतलब इतना का वेट, मतलब ये क्या किया, इतना को दिया गया था, मतलब इतना ये आदमी वेटेज दिया गया था इतने लोगों को। ठीक है, चलिए धन्यवाद बीबीसी क्लासेस, बहुत बढ़िया। चलो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते, देखो इतने लोगों को वेटेज दिया तो यहां पे कितना लाया 8, भौतिक में 8 लाना था, 8 दूनी 16 नंबर, जीव विज्ञान में 8, इसमें कितना था 8 दिया 24, 6 दिया 18 और 6.5 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24, 5 चौक 20, तो ये आ जाएगा आपका 26, यही आएगा ना, देख लो। ठीक है 5 चौक 20, ठीक। और बटा हमको निकालना एवरेज, सोनाली की भर्ती वेटेज औसत अंक कितना है, तो 2 3 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 2 12, ये आएगा। अब यहां से जो काटेंगे, कटने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 6 8 6 14 4 18, 18 और 6 24 का 4, 2 1 3 3 2 5 5 1 6, 6 और 2 8, ये 12 से डिवाइड होगा, 12 सती 84, आंसर आपका बी आ गया, सॉरी
ए आंसर आ गया, ए इज द राइट आंसर। दशरथ कुमार का रहा 25 का ए, 25 का ए। ठीक है, पवन कुमार का भी ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग जब आंसर देते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी लगता है कि नहीं, इस गर्मी में पसीना एकदम पूरा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना तपता है ये, तो हमको भी लगता है कि नहीं, आप लोगों के लिए हम मेहनत करें और क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सेट करें, आपके लिए हम टेस्ट लाएं और डिस्कशन भी करें, ठीक ना, मजा आता है हमको भी। तो इसलिए आप कमेंट अगर करते रहेंगे तो मजा आएगा, ठीक ना। चलिए अगला दिया हुआ है कि एक ठोस, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक ऐसा बर्तन बनाया जाता है, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए यहां पे बोला है कि एक पिघलाकर एक बेलनाकार बनाया गया है, इसके जो वक्र पृष्ठ होते हैं CSA कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है यहाँ पे 2/5। इसका कर्व सरफेस, बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व ये वाला कर्व, ऊपर वाला नहीं, ये कर्व एरिया होता है 2πRH, ठीक है। और इसका होता है संपूर्ण का जब होता है तो 2πRH प्लस R होता है, मतलब ये 2πR और ये एक पाई आर ऊपर और एक पाई आर नीचे, सभी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2/5। जब देखते हैं इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये कट गया, यहाँ H आया 3, तो यहाँ पे जब H 3 है, यहां से एक चीज देखेंगे, H यहाँ पे H प्लस R 3/5 है, तो H यहाँ पे अगर 3 है तो ये 3 है, तो ये आपका क्या होना चाहिए 2। अगर इसको x यूनिट मानते हैं, इसको भी x मानते हैं, तो ये भी कितना आएगा, अरे भाई h बराबर 3x है तो h 3x होगा, दोनों मिलकर 5x है, तो r कितना होगा 2x। इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां से एच आर का मान आ गया 2x। अब देखो यहां पे क्या बोल रखा है, क्या दे रखा है, इस बारे में समझेंगे। करा एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या, एक ठोस अर्धगोले की जो त्रिज्या है, मतलब दिया हुआ है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका जो आयतन होता है भाई, पूरे का आयतन होता है 4/3 पाई क्यू, आधा हो जाएगा तो 2/3 पाई, इसका मान लेते हैं आर क्यू, तो आर क्यू अगर होगा तो यहां से हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। अब इसी को पिघलाकर बनाया गया है क्या, बेलन, तो इसी को जब पिघलाकर बेलन बनाया गया तो बेलन में आएगा पाई आर स्क्वायर की बात करेगा, तो आर देखो यहां पे कितना है 2x, तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और इंटू एच, एच का मान कितना है भाई 3x। क्या ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसी को पिघला कर ये बना गया, तो दोनों का वॉल्यूम आपका सेम होगा, इस याद रखना। तो यहां से पाई कैंसिल हो गया, ये आपका 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या आएगा, ये आपका 3 7 21 7 21 और यहां पे हो जाएगा कहां पे दिक्कत आ रही है भाई, कहां पे गड़बड़ किए हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, कहां पे गड़बड़ किए हैं थोड़ा सा ध्यान दो, करेक्शन देखो।
हाइट 2 है। ओ, यहां पे हम गड़बड़ किए, हाइट 2 है तो ये आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। टू और यहाँ आ जाएगा 9। आर यहाँ पे देखिए, आर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3 3 9x, तो 3 से काटा 7, ये कट गया 7, और यहां से आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी फिर से लिख देते हैं, गलती हो गया है, फिर से हम लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यू 21/21 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान देखा दे रखा है तो ये 9x स्क्वायर इंटू एच का मान आ जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखा गया कि यहां से 3 से यहाँ 3 बचा, फिर 3 से, तो ये आ जाएगा x का मान, एक्स क्यू का मान आ जाएगा 7 का क्यू, तो x का मान आ गया 7 निकाला। हमको आधार की त्रिज्या निकालना है, मतलब ये r का मान निकालना है, x का मान 7 आ गया, 7 गुना कर देंगे, ये 21 आंसर आ गया आपका ए इज द राइट आंसर, ए सही आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 26 का ये आ रहा अनिता कुमारी का, दर्शन नाथ का, दशरथ नाथ का। चलिए बहुत बढ़िया, रेडियस 3 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, कोई बात वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल को दो। यहां कर रखा है कि ए और बी का मध्य अनुपाती सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी और सी और बी, यही होता है ना। अगर बोले कि ए बी का मध्य अनुपाती ए सी और बी सी के साथ, यही तो मध्य अनुपाती होता है, यही तो आपका मीन प्रोपोर्शनल है, यही तो आपका मध्य अनुपाती या तो मीन प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर ए बी, या ये काम कर सकते हैं ए अपॉन सी अपॉन बी, हाँ वही काम कर सकते हैं, सी को गुना कर देंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये आ गया। जब ये आ गया मेरे भाई, थोड़ी सी बात को ध्यान रखेंगे, ये जब आ गया तो इसका पूछ रहा है मध्य अनुपाती क्या होगा, तो इसका भी मध्य अनुपाती मतलब ये अगर के होगा तो ये भी के होगा, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी, और यहां से हम इसको मिटा देंगे और ये भी आपका रूट आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ चीजों को ध्यान देंगे। यहां से सी स्क्वायर ए का मान निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहां से आ जाएगा ए, अगर ए स्क्वायर वहां निकालना है तो यहां भी ए स्क्वायर करेंगे तो सी पर पावर 4 और बी पर पावर 2 आएगा। तो यहां पे पुट कर देंगे, ए स्क्वायर का मान पुट करेंगे, ये कैलकुलेशन है और ज्यादा कुछ है नहीं, और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया सी पर पावर सी इंटू सी, तो ये आ गया 6, इसका रूट आएगा तो सी आएगा 3 सी पर पावर 3, ए इज द राइट आंसर। कितने लोगों का आंसर आ चुका था भाई, बोल दो कितने लोगों का आंसर आ चुका था, यस बताएंगे अगर जिन लोगों का आ गया था। क्या इस बात को समझ पाए, ये आपका रेशियो क्वेश्चन है, रेशियो टॉपिक का है, और रेशियो टॉपिक में प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल टॉपिक का है, और ये आपका 2 कंडीशन होता है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 से बनते, तो ये कंडीशन 2 का सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पे दे रखा है, ठीक है सही है सबका। एक बोट रेसर स्थित जल में 21.32 किलोमीटर की चाल से बोट चलता है। एक जो स्टीमर है, स्टीमर की बात करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये चलता है आपका 21 पॉइंट, अगर इसको लिखते हैं 21 + 1 22.5 किलोमीटर, बोट को हम एक्स मान लिए, अगर फिर बोला यदि 12.5 किलोमीटर की चाल से चलने वाली नदी
अब यहां पे नदी की मैं बात करूं तो y बराबर आ जाता है 12.5, मतलब ये धारा की चाल। हम y किसको माने? धारा की चाल। एक बात बताओ मेरे भाई, मतलब एक स्थान A है और ये एक स्थान B है, यहां पे धारा के अनुकूल इधर आया प्रतिकूल, धारा इस दिशा में चल रहा है और धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल आने में टोटल 40 मिनट का समय लिया। इसका मतलब ये जब इधर से जाएगा, धारा के अनुकूल से जाएगा, इस दूरी को मान लेते d दूरी तय करेगा, है ना। फिर से एक बार समझेंगे, जैसे A और B दो बिंदु है, यहां से नाव खुला और इधर जो है अनुकूल है, मतलब ये डाउन स्ट्रीम और ये आपका अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम ये आया। मतलब धारा के दिशा में और धारा के अपोजिट दिशा में अनुकूल और प्रतिकूल ये डी दूरी है। जब बोट स्ट्रीम इधर से चलेगा और धारा भी जब चलेगी तो डी दूरी को तय करने में दोनों को चाल को ऐड कर देंगे। तो दोनों चाल ऐड जब होगा 5 5 10 2 2 2 4 ये 35, मतलब ये अब जो है धारा की चाल अपना और बोट की चाल दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा और ये डी की दूरी तय कर लेगा। क्या इस बात को समझ पा रहे? फिर वापस आया, जब वापस आएगा तो अप स्ट्रीम में आएगा, तो धारा के अपोजिट, धारा इधर से चल रहा अपोजिट डायरेक्शन में अगर नाव चलेगा आज जितना धारा का दिशा है, धारा की जो चाल है उतना चालू कम कर लेगा, मतलब 22.5 में से 12 कम, 12.5 कम कर लेगा, मतलब डी की दूरी बटा कितना आएगा। ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम में गया और ये अप स्ट्रीम में गया और टोटल समय लिया 40 मिनट, तो 22/3 इसको मिनट घंटा में चेंज कर देंगे। बात समझे? तो यहां से डी का मान निकालने की अगर बात करूं मैं भाई दोस्त, तो ये आ जाता है एलसीएम कितना आ जाएगा 70, 35 दूनी 70 2D और 10 सती 70 7D, ये आ गया 2/3, मतलब डी का मान आ गया 140/7 दूनो 7 दूनो 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा 5 5 5 सही 5/7 किलोमीटर आंसर आएगा। ए इज द राइट आंसर। कितने लोगों का आंसर आ चुका है भाई? बताएंगे कितने लोगों का आंसर आ चुका है? बोलेंगे भाई कितने लोगों का आंसर आ चुका है? चलिए ये सवाल क्लियर हो गया। अगला सवाल की अगर बात करें, करा कि, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्त। इसका इस सवाल का आंसर बताएंगे। आपको हम समय देते हैं 20 सेकंड का समय देते हैं, 20 सेकंड में आंसर बताएंगे। इसका आंसर कितना आएगा? 20 सेकंड, टाइम स्टार्ट नाउ। 20 सेकंड में हो गया 20 सेकंड। 20 सेकंड में कोई जवाब नहीं दे पाए दोस्त। चलिए, करा 25 रुपये प्रत्येक कीमत वाले, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त देता है, 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त देता है। इसका मतलब टोटल नारियल वो कितना खरीदा? खरीदने की बात टोटल नारियल आया 12, 3 कितना 15, और जितना छूट लिया, छूट तो आप 3 ही नारियल लिया था 3, और परसेंटेज निकालना है 100। ये आपका आंसर आ गया। ये 3 पचे 15 और ये 20, तो ये आ गया आपका 20% आंसर। ये आपका सही आंसर था। सी इज द राइट आंसर। इससे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त देता है, इसका मतलब वो टोटल नारियल कितना लेकर आएगा? 15। अब 15 नारियल में 3 नारियल छूट मिला, तो 3 नारियल किस पे मिला? टोटल 15 नारियल पे, तो 3/15, तो यहाँ पे निकाल देंगे सी
सी, बीटी कुमारी का सी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। इसका 30 नंबर सवाल है। इसमें आपको बताना है, इसमें 30 सेकेंड आपको देते हैं, 30 सेकेंड बनाने में। आपका समय स्टार्ट हुआ अब 30 सेकेंड में। लड़कों में 12,000, 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या 12,000 है, ठीक है। एक विशेष स्कूल में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 स्कूलों में कुल संख्या प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। कह रखा है कि S1 और S2 के लड़कों की औसत, S1 में देखते हैं 33 है और S2 में 7 है, तो ये आ गया 38% बाय 2, तो ये आ गया 19%। एवरेज की बात किया गया, तो एवरेज की अगर बात करेगा तो बटा 2 देंगे। S6 और S8 में, इसकी अगर बात करते हैं, S6 में अगर बात करें तो 11%, S8 में 15%, ये आ गया 26%, अब बटा 2 करेंगे, ये आ गया 13%। में लड़कों की औसत संख्या की कितने प्रतिशत है? कौन? ये वाला। तो 9/13 गुणा 100%, 1900/13% आंसर होगा। ठीक है राहुल दास, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या है दोस्त, क्या है बंधु? तो यहां से अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है आपका 1 6, तो यहाँ पे 6 7, 13 चौका 52, 13 चौका 52, ये आंसर डी इज द राइट आंसर। डी आपका सही आंसर, ठीक है। डी इसका आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक सभी को समझ में आया? बोलो भाई। ठीक है। यहां से अगर इसको डिवाइड करते हैं, इसको P डिवाइड करते हैं तो यहां से आ जाएगा P3, इसको डिवाइड करें तो यहां से P, और इसको डिवाइड करते हैं 1/P, और ये आ जाएगा 1/, तो PQ प्लस PQ एक साथ, और P प्लस 1/P एक साथ आ गया। अब हमको चाहिए क्या? अगर यहाँ पे 1/P की अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा 7 - 4√3। कैसे लाए माइनस? डायरेक्ट कैसे लाए भाई? इसका स्क्वायर करने के बाद अंतर अगर एक आ रहा है तो डायरेक्ट ये प्लस में है तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस में लिख देंगे और जोड़ देंगे, तो यहां से ये कैंसिल आएगा। P प्लस 1/P आ गया 7/7, ठीक है। 7/7 आपका ये आ गया 14। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? 14 आ गया। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? अब उसको पुट कर देंगे, अब वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब वहां पे पुट कर देंगे, तो यहां पे जब पुट करेंगे तो क्यूब है, तो यहां क्या करेगा? 14 का क्यूब प्लस में तो माइनस होगा, 3 × 14 प्लस इसका होता है 2744 और 7 14 या 42 यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 4 4 8 2 6, ये बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे सॉल्यूशन करके, बी इसका आंसर हो जाएगा। 2744 में से 42 चल जाएगा, 2702 और 14, तो ये आ जाएगा 2716 आंसर, ठीक है। क्या सभी का आंसर आ रहा है भाई? चलिए 31 का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल की अगर बात करें तो यहां दे रखा है, एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। चावल का कुछ भाग 20% लाभ पर और शेष
12% लाभ पर बेचता है तो उसे कुल 18% का लाभ होता है। एलिगेशन लगेगा, बाय एलिगेशन, एलिगेशन बाय एलिगेशन लगाएंगे इसको, ठीक है, बाय एलिगेशन। तो यहां से देखेंगे ये पहले वाले कुछ भाग को 20% लाभ पर, इसको भी 12% के लाभ पर, और ओवरऑल देखा गया, जब ओवरऑल इसको बेचा गया तो 18% देखा गया, तो ये बीच में होगा। तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3:1, और ये आएगा, ये आएगा इतना केजी चावल का। मतलब वो दाम भी अगर लिखेंगे तो एक केजी का दाम 1 रुपया रहेगा तो 2220 केजी ही होगा। तो यहां से 3 1 4 डालना आपको, 12% वाला, 12% वाला 1 यूनिट, इसको ये आ जाएगा, गलत लग काट दिए क्या, 5 चौक 20, सी इज द राइट आंसर, सी आपका सही आंसर, सी इसका सही आंसर, ठीक है, 32 का सी इसका सही आंसर है बाय एलिगेशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? चलिए अगला। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को इतना मीटर दूरी पे देखा, यहां पे मान लेते हैं कि ये डॉग है, यहां पे डॉग है और यहां पे कैट है, और इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो 280 मीटर का है। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखा, ये भागना स्टार्ट किया, कितने के चाल से, 24 के किलोमीटर की चाल से, और ये भागना स्टार्ट किया कितना, 10 किलोमीटर की चाल से। एक बात बताओ कि दोनों ही एक समय ही भागना स्टार्ट किया, तो जब एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया, बताओ मेरे दोस्त कि जब सेम डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करेगा मेरे भाई, तो उसमें सापेक्षिक रिलेटिव स्पीड होगा, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां से रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा, लेकिन सेम डायरेक्शन अगर जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब निकालना कि कितने कुत्ता बिल्ली को कितने समय में पकड़ लें। पकड़ने की समय अगर बार निकालना है, पकड़ने का समय निकालना है, टोटल दूरी, पकड़ने का समय मतलब ये क्या कर देगा, डिस्टेंस को जीरो कर देगा। इस डिस्टेंस को जीरो कर दिया मतलब 280 मीटर दूरी तय कर दिया, कितना से, 14 से 1 मिनट सॉरी 14 किलोमीटर की दूरी। अब ये किलोमीटर में मीटर में, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 14 दूनी 28, ठीक है, ये कट गया 4 में, ये उधर चल जाएगा, तो 72 सेकेंड। 72 सेकेंड का मतलब हुआ, 72 सेकेंड का मतलब हुआ 1 पॉइंट आ जाएगा, बारह 72, 1.2 मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आनंद का आ गया है बी, चलिए बहुत बढ़िया। अनीता कुमारी का बी, बहुत बढ़िया। अगला, जब कह रखा कि एक्स और वाई का एचसीएफ दे रखा है 15, तो इसका एचसीएफ और इसका एचसीएफ एक बात बताएं मेरे भाई, एक्स और वाई का एचसीएफ 15 है, तो यहां से एक्स और वाई जो मल्टीपल उसका तो 15 होगा। अब देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन कितना है, बताओ। 36 और 81 में कॉमन आपका 9 है, और 81 और 9 में कॉमन क्या है, 9 है। इसका एचसीएफ अगर 36 81 अगर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं होता तो इसका एचसीएफ 9 होता, इसका भी, ये दोनों का एचसीएफ 9 होता, इसका मतलब 9 होगा। और दूसरा बात, एक्स और वाई का एचसीएफ 15 है, तो 15 इंटू 9 कर देंगे तो 135 आंसर हो जाएगा, 135 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहां से आप देखें तो यहां से आप देखें कि ये 135 था, 135 आ गया। क्या इस बात को समझ पाए? सवाल क्या क्लियर है? बोलो भाई, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये क्लियर है? यहां पे देखिए कि एक्स वाई का एचसीएफ 15 था और यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हटा देते क्योंकि उसका 15 है। अब देखते हैं 36 81, इसका भी एचसीएफ 9, इसके 36 81, 81 9 में कॉमन 9 है, यहाँ भी कॉमन 9 है, मतलब एचसीएफ इसका 9 होगा। और 9 और एक्स वाई का 15 है, तो 15 नंबर 35 से 135 आंसर। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू एल एक केंद्र है। जब ये केंद्र होगा तो ये लंबी होगा। जब ये केंद्र है एल, ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज जो केंद्रक है वो इसको लेंथ को 2:3 में डिवाइड 2:1 में डिवाइड करता है। टू इस टू वन में इसको डिवाइड करता है। हम कह रखे हैं यहाँ पे पी क्यू का मान इसका तीनों भुजा आपस में क्या होता है दोस्त? बराबर होता है। तो हाइट क्या होगा? मतलब ये निकाल लो, मान लेते ये कुछ भी निकाल लो, एम। पी एम की अगर लेंथ की बात करें तो पी एम की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो √3/2 इंटू भुजा, तो भुजा 6 आ गया, ये आ गया 3, मतलब 3√3 आ गया इसका लेंथ। तो इसका यहां से यहां तक लेंथ आ गया 3√3 और रेशियो में दिया है 2:1, 2 1 3 यूनिट बराबर इतना निकालना आपको। पी एल का मान 2, तो 3 से 3 कट गया, 2√3 ठीक है।